गोलखली के घने दलदली जंगलों में एक रहस्य छिपा था। एक ऐसा रहस्य जो सबसे बहादुर लोगों की रूह को भी कपा देता था। ये सिर्फ मैंग्रोव की सरसराहट या दूर से आने वाली जंगली चीखें नहीं थीं जो ग्रामीणों को डराती थी। ये एक अधिक बुरी दिखने वाली किसी चीज की उपस्थिति थी जो चमकती हुई एम्बर रंग की आंखों वाला एक मायावी बाघ था जिसे रात का प्रेत माना जाता था और जो छाया की तरह घूमता था और बिना किसी दया के लोगों की हत्या करता था। महीनों तक गोलखाली के लोग डर के साये में जीते रहे और अपने इलाके में घूम रहे नरबख्शी की कहानियां फुसफुसाते रहे थे। ये कोई साधारण बाघ नहीं था, ये एक धारीदार राक्षस था, एक चालाक शिकारी जिसने मानव मांस का स्वाद चख लिया था। आज मैं आपको इस डर के बारे में बताऊंगा जिसे अंत में महान शिकारी पचब्दी गाजी ने मार डाला था। आइए पचब्दी गाजी की आवाज में इस कहानी को सुना जाए। सुंदरबन में खुलना जिले के पाईगाजा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में स्थित गोलखली गांव कापोटाका नदी के किनारे एक बड़ा गांव है। यहां रहने वाले अधिकांश ग्रामीण किसान हैं जो अपनी कृषि गतिविधियों के लिए हल और बैलों का उपयोग करते हैं। यहां भोजन के लिए मच्छियां प्रचुर मात्रा में हैं और लकड़ियां आसानी से उपलब्ध हैं। हालांकि गोलखली के कुछ निवासी गरीबी में रहते हैं और अक्सर लकड़ी और पत्ते इकट्ठा करने के लिए नदी पार कर घने जंगल में चले जाते हैं। अक्सर जंगल में काम करने वालों का कई मौकों पर बाघों के साथ सामना हुआ है, पर वे सुरक्षित घर लौटने में कामयाब रहे हैं। लेकिन 1952 में सब बदल गया था जब एक बाघ गोलखली गांव में घुस आया था। उसने एक एक करके ग्रामीणों को मारना शुरू कर दिया था और उसने उनकी बैलों का भी शिकार करना शुरू कर दिया था, जिससे ग्रामीणों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। एक दिन एक किसान ने दोपहर में अपने बैल को जंगल के पास बांध दिया था। जब वह शाम को उसे गौशाला के लिए लेने लौटा तो उसने पाया कि बैल गायब था और उसे बांधने के लिए जिस रस्सी का इस्तेमाल किया गया था वह अब उसे टूटी हुई मिली। एक जगह खून देखकर उसे संदेह हुआ। उसने अन्य गांव वालों को बुलाया और साथ मिलकर जंगल में घुसते ही शोर मचाया। उन्हें जल्द ही बैल का आधा खाया हुआ शव मिल गया। उन्होंने बैल के बिना खाए हुए हिस्से को एक खुले क्षेत्र में घसीटा और वहां एक गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। इस घटना के बाद गोलखली के ग्रामीणों को उनके आस पास एक बाघ की मौजूदगी के बारे में पता चला। कई साल पहले एक बाघ ने गांव के किनारे से एक गाय को उठा लिया था, लेकिन तब तक किसी भी बाघ ने किसी इंसान पर हमला नहीं किया था। बैल की घटना के अगले दिन एक व्यक्ति आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया था और सूखी डालें काटने लगा। उसने उस क्षेत्र से परहेज किया जहां बाघ बैल को ले गया था। इसके बजाय नदी के किनारे जंगल के खुले हिस्से को उसने चुना जहां कुछ मानवीय गतिविधियां थीं। जब वह जमीन से टहनियां इकट्ठा कर रहा था तो वह अचानक चीख पड़ा। दूर खड़े लोगों ने तुरंत बाघ की दहाड़ सुनी और फिर सन्नाटा छा गया। यह घटना सुबह 10 बजे से 10:30 के बीच हुई थी। जल्द ही भयभीत गांव वाले इकट्ठा हो गए और उनमें से एक बंदूकधारी शिकारी उसे बचाने के लिए जंगल में एक समूह के साथ चला गया। उस व्यक्ति का शव जंगल की गहराई में मिला जहां एक भूखे बाघ ने उसके पेट और जांग को पूरी तरह से खा लिया था। 3 दिन बाद दोपहर में नदी से गांव लौटते समय बाघ ने 2 लोगों में से एक को पकड़ लिया था और उसे अपने साथ ले गया था। दोनों व्यक्ति घुटनों तक ऊंची हूडो लताओं से भरे जंगल में केवल 4 या 5 फीट की दूरी पर एक दूसरे से चल रहे थे। कुछ झाड़ियों से गुजरने के बाद मुख्य व्यक्ति ने अचानक एक भयानक दहाड़ सुनी जिसने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी, जिससे
वह डर से स्तब्ध रह गया था। वह जमीन पर गिर गया और जब उसने पीछे देखा तो वह एक विशाल बाघ उसके साथी को झाड़ियों में ले जा रहा था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, जैसे सदमे में हो। फिर वह दुखद समाचार साझा करने के लिए गांव की ओर दौड़ा। 30 से 40 मिनट के भीतर गांव के 2 शिकारी बंदूकों और अन्य हथियारों के साथ बाघ पर चिल्लाने लगे। वे घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन नरभक्षी बाघ उन्हें कहीं नहीं मिला। बाघ ने नदी के किनारे से आ रहे 2 लोगों को देख लिया था और झाड़ियों में कहीं छिप गया था। जैसे ही वह दोनों उसके करीब आए, वो उन दोनों में से एक पर झपट पड़ा। ग्रामीण चिल्लाते हुए और सतर्क रहते हुए जंगल की ओर भागे। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन्हें गांव लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगली सुबह गांव वाले फिर से इकट्ठा हुए और उस व्यक्ति का शव उन्होंने खोज निकाला जिसे बाघ ने नोच डाला था। उसकी जांघें और कमर गायब थी। उसके शरीर का लगभग कुछ भी नहीं बचा था। लोगों ने मृतक की बची हुई हड्डियों को सावधानी से लपेटा, उन्हें साफ किया और शव का अंतिम संस्कार किया। जो कुछ भी उस इंसान के शरीर का बचा था, उसे उन्होंने दफना दिया था। दाह संस्कार के बाद ग्रामीणों ने कोपोटाको वन कार्यालय और बुरी गोलानिनी वन रेंज को व्यक्ति की मौत के बारे में सूचित किया। इसके तुरंत बाद कुछ शिकारी गोलखाली की ओर भागे। गांव के इलाके में शिकारियों के पास कितने संसाधन थे। वे रात में पेड़ों पर गाय या बकरी बांधकर बाघ को मारने की कोशिश करते थे और गांव वालों से मदद मांगते थे। कई फायदे होने के बावजूद भी शिकारी बाघ को मारने में असमर्थ रहे। उस समय बाघ को मारने पर 200 रुपए का इनाम था, लेकिन गोलखली में बाघ ने काफी खौफ पैदा कर दिया था, इसलिए वन विभाग ने इनाम बढ़ाकर 300 रुपए कर दिया। जब मुझे इस नरभक्षी के बारे में पता चला, तब मेरी उम्र करीब 17-18 साल की थी और मेरे बाबा मेहर गाजी उस समय घर पर नहीं थे। मैं शिकारियों के परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे दादा किन्नू गाजी और उनके भाई इस्माइल गाजी महान शिकारी थे। फिर मेरे बाबा और उनके 3 भाई और आखिर में मैं। हमारा घर सोरा गांव में था। जैसे ही मेरे बाबा वापस लौटे, मैंने उन्हें आदमखोर बाघ के बारे में बताया, लेकिन दोनों गांव थाने की सीमा पर होने के कारण उनके बीच की दूरी 2.5 मील से अधिक की नहीं थी, इसलिए हमें कोपोताको नदी पार करनी थी। उस पल बाबा ने अपनी बंदूक में से सारा गोला बारूद निकाल दिया था। उन्होंने एक बहुत ही महंगी बंदूक खरीदी थी, जिसकी मदद से उन्होंने लगभग 50 रॉयल बंगाल टाइगर्स को मारा था। मैं और मेरे चाचा निजामदी गाजी, जो खुद भी एक मशहूर शिकारी थे, मां से बिना कुछ कहे तुरंत बाबा के साथ निकल पड़े। दोपहर 3 बजे तक हम कोपोताको नदी के तट पर पहुंच गए थे। नदी पार करने से पहले नाव चालक से हमने सुना कि कल रात गोलखाली में एक आदमी की गौशाला से एक बाघ गाय को उठा ले गया था। गौशाला का दरवाजा खुला था। रात को बगल वाले घर के लोगों ने अन्य सभी गायों के चिल्लाने की आवाज सुनी और वे समझ गए कि बाघ आ गया था, लेकिन जान जाने के डर से कोई बाहर नहीं निकला। गोलखली के सभी लोग मेहर गाजी का नाम जानते थे। हमारे गांव में पहुंचने के बाद कुछ ही देर में वहां करीब 30 लोग जमा हो गए थे। कल रात बाघ गाय को जंगल में ले गया था, जहां वह उसे खाना चाहता था। लोग जानते थे कि वह अपने शिकार के साथ किस जगह को गया था। मेरे बाबा उसी क्षण जाने को तैयार थे। 5 मिनट भी उन्होंने आराम नहीं किया। वे उसी क्षण बाघ को मारने के लिए निकल पड़े। कोई दिन में कामकाज करने की हिम्मत भी नहीं रखता था। उस वक्त बाजार बंद था और गाय बकरी को भी घर से बाहर नहीं ले जाया जाता था। 4 बजे के बाद हम लोग गांव के किनारे जंगल में गए तो हमें गाय की आधी खाई हुई लाश मिली। मैंने देखा कि गाय की लाश के ऊपर 2 पेड़ों पर 2 शिकारी बैठे थे। एक वन विभाग का था और एक गांव का शिकारी था। गोलखली गांव से जंगल कम से कम 500 हाथ की दूरी पर था।
मेरे बाबा और चाचा दोनों ने बाघ के पंजों को देखा और अनुमान लगाया कि बाघ जंगल में साउथ ईस्ट की ओर प्रवेश कर गया था। निश्चित रूप से वह रात के दौरान फिर से वापस आएगा, लेकिन अगर चालाक जानवर शिकार पर होगा तो वह अपनी चतुराई की कला जरूर दिखाता। पेड़ पर बैठे शिकारियों ने मेरे बाबा से कहा कि वह सब ठीक है और अपने आप को रात के लिए तैयार कर रहे थे। बाबा ने गांव के सभी लोगों को अपने अपने घर जाने को कहा। फिर मुझे उन्होंने अपने पीछे बैठने को कहा और चारों दिशाओं में नजर रखने को कहा। हमें बाघ के ताज़ा पंजे मिले थे। तैयार हो जाओ, बाबा ने हमसे कहा। बाघ हूडो जंगल के माध्यम से साउथ ईस्ट की ओर बढ़ गया था। पहले बाबा, उनके पीछे चाचा, फिर मैं पंजों का पीछा करने लगे। बंदूक सिर्फ मेरे बाबा के हाथ में थी। ये हूडो झाड़ियों का जंगल काफी दूर तक फैला हुआ है और इतना घना है कि बाघ आसानी से इसके अंदर छिप सकते हैं। जब हम जंगल के अंदर चल रहे थे तो हमें ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। झाड़ियां इतनी खतरनाक थी कि मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि मैं उसका वर्णन किस तरह से करूं। खतरनाक जंगल को चीरकर लगभग 50 गज दक्षिण पूर्व की ओर जाने के बाद मेरे बाबा अचानक रुक गए। फिर से मेरे बाबा को बाघ के ताज़ा पैरों के निशान मिले। ऐसा प्रतीत हुआ कि बाघ कुछ मिनट पहले यहां था। फिर बाबा और चाचा दोनों ने रुककर उस जगह का अच्छे से निरीक्षण किया और इशारों में बात करने का फैसला किया। हम पीठ झुकाते हुए अपने पैरों पे आगे बढ़ने लगे। बाघ हमसे ज्यादा दूर नहीं था। शायद वही बाघ जिसकी ओर हम बढ़ रहे थे वह झाड़ियों में से हमें घूर रहा था। हमारी हलचल या पेड़ों को हमारे द्वारा हिलते हुए देख सकता था। मौत हमारे सिरों पे मंडरा रही थी और हम अपना हर कदम बहुत सावधानी से रखते हुए आगे बढ़ते गए। मेरे बाबा थोड़ा चलते थे, फिर रुकते थे, कभी कभी एकदम पीछे हटते थे और फिर खड़ी हूडो बेल के सहारे उन्होंने अपना दूसरा कदम आगे बढ़ाया। अचानक हूडो की बेल टूट गई और वह उसके टूटने से बाईं ओर नीचे को गिर गए थे। चाचा और मैं तुरंत उनके पीछे भागे। उसी समय बाघ की दहाड़ और बाबा की बंदूक की आवाज एक साथ हमें सुनाई दी। बाघ बिजली की रफ्तार से दाहिने ओर से आया था और इससे पहले कि बाबा दूसरी बार ट्रिगर खींच पाते, बाघ पहाड़ी पर छलांग लगाकर वहां से गायब हो गया था। मैंने बाघ की कमर और उसकी पूंछ की केवल एक झलक ही देखी थी। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं देखा। भले एक भी लता सामने क्यों ना हो, बंदूक की गोली अपने लक्ष्य से चूक जाती है और हूडो के जंगलों के बीच से भागते हुए एक अदृश्य बाघ को गोली मारना व्यर्थ था। जहां तक नजर जा सकती थी और बाघ की हरकत को देखते हुए बाबा ने दोबारा गोली चलाने का फैसला नहीं किया। फिर उन्होंने मेरे चाचा के हाथ में बंदूक थमा दी और दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर कुछ सोचने लगे। आदमखोर बाघ हमें देख रहा था और जैसे ही हम उसके करीब आए उसने छलांग लगा दी। यदि बाबा ने पीछे की ओर गोली नहीं चलाई होती तो वह दूसरी छलांग में बाबा को दबोच लेता। अनुभवी शिकारी बच गया था क्योंकि उसने गोली चला दी थी और बाघ को गोली लग गई थी, इसलिए वह शिकारी पर हमला नहीं कर पाया। फिर मैंने एक बाघ को पेड़ के नीचे और जमीन पर हुड़दंग करते हुए आगे बढ़ते हुए देखा। यानी गोली तो लगी लेकिन बाघ को कोई गहरी चोट नहीं आई थी। तब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। बाघ ने अपने आप को हूडो वन के भीतर काफी हद तक धकेल दिया था। जब तक हम उसके पास पहुंचते तब तक अंधेरा हो जाता। फिर हम टाइगर का निवाला जरूर बन जाते। पिता और चाचा दोनों ने घर लौटने का फैसला किया। उन्होंने कहा, गोलखली में सभी को रात में बहुत सावधान रहने को कहकर हम कोपोटाका नदी पार कर घर लौट जाएंगे। रात को खाना खाने के बाद बाबा फिर अपनी बंदूक लोड करने बैठे तो माँ ने उन्हें रोक दिया। मेरे बाबा बहुत जिद्दी शिकारी थे। वो रात को भी अपनी बंदूक सोते समय अपने साथ रखते थे, लेकिन बाधाओं की परवाह किए बिना
बाबा सुबह सुबह अपनी बंदूक को लेकर बैठ गए और उन्होंने बंदूक की दोनों नलियों को बारूद से भर दिया था। मेरे चाचा निजामदी गाजी ने भी अपनी बंदूक लोड की। सुबह 7 बजे फिर बाबा गोलखली के लिए हम सबको लेके चल पड़े। गोलखली पहुंचकर बाबा ने सबसे पहले सभी गांव वालों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। उन्होंने कहा, गोली उस टाइगर को जरूर मारी जाएगी। खूंखार बाघ अब गांव की सीमा के भीतर था। सुबह 9:30 बज रहे थे और कल जब से बाबा बाघ को गोली मारे बिना लौटे थे तो वे जानते थे सुबह तक एक भी पालतू जानवर घर से 40 हाथ के भीतर नहीं गया होगा और किसी ने भी अपनी गाय को गौशाला से बाहर नहीं निकाला होगा। मेरे बाबा के आदेश के अनुसार गोलखली का एक बहादुर युवक बंदूक लेकर घर घर जाकर सबको सावधान करने लगा और मैं, बाबा और चाचा गांव के बाहर कल की घटना स्थल की ओर आगे बढ़े, जो दुनिया का सबसे खतरनाक अभियान था। कल जहां बाघ को गोली मारी गई थी, हम आज भी वहीं गए थे और बाघ के पंजे और मुड़े हुए हूडों के पौधों को देखकर बाबा बहुत सावधानी से उस पहाड़ी पर आगे बढ़े जिस पर बाघ ने छलांग लगाई थी। पहले मेरे बाबा, बाबा के 5 हाथ पीछे चाचा और चाचा के 8 हाथ पीछे मैं, एक छड़ी हाथ में लिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। घने जंगल में हमने अपनी सूंघने की शक्ति से ज्यादा अपनी आंखों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और बहुत धीरे धीरे लगभग चुपचाप चलना शुरू कर दिया था। हम एक पत्ते के हिलने की आवाज तक को सुन सकते थे, मानो जैसे कि हम किसी भूत की तरह जंगल के बीच से गुजर रहे थे। कल बाबा की गोली, हालांकि जो बहुत प्रभावी साबित नहीं हुई थी, बाघ को जा लगी थी और बेशक उसने बाघ को घायल भी किया होगा, पर बाघ मरा नहीं था। बाबा ने उस बाघ के सीने में गोली मारी थी। गोली शायद कंधे या गर्दन की त्वचा में घुस गई होगी। जैसे ही हमने पीछा किया, हमने यहां और वहां जमीन पर और पत्तियों पर खून के निशान देखे, लेकिन कहीं भी बड़ी मात्रा में हमें खून के निशान देखने को नहीं मिले। बुरी तरह से घायल होने पर भी तेज गति से चलने वाले बाघ के शरीर से पर्याप्त खून नहीं बह सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब गोली केवल त्वचा में ही घुसी हो, लेकिन आज संभावना थी कि बाघ वहीं पड़ा होगा जहां उसने गोली लगने के बाद शरण ली होगी। आधा मील दक्षिण की ओर एक मध्यम आकार का केवड़े का पेड़ गिरा हुआ नजर आया। उसके आसपास का जंगल समतल था। बाघ उसी ओर चला गया था। हालांकि गांव से दूरी के कारण बाघ के लिए किसी भी अवारण में, चाहे वह कितना ही हल्का क्यों ना हो, उसका वहां पर लेटना संभव था। शायद ना तो मेरे बाबा और ना ही मेरे चाचा ने सोचा होगा कि हूडो वन में पेड़ के पीछे बाघ छिपा होगा। बाबा केवड़े के पेड़ के किनारे चलते चलते अचानक रुक गए। पत्तों में हल्की सी हलचल हुई और फिर अचानक एक भयानक दहाड़ हमें सुनाई दी। बाघ दौड़ता हुआ आया और उसने बाबा पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि बाबा बाघ पे बंदूक तान पाते, वे आकर बाबा के ऊपर गिर पड़ा। उनकी बंदूक उनके हाथ से एक तरफ गिर गई थी। बाघ ने मेरे बाबा के सिर पर पंजा मारा। चाचा अपनी बंदूक से निशाना लगा रहे थे। अचानक से एक और दहाड़ के साथ बाघ ने मेरे चाचा के हाथ पर काट लिया। उस वक्त मैं उनसे केवल 10 हाथ की दूरी पे बाघ को उन पर हमला करते हुए देख रहा था। बाघ फिर पीछे हटा और मैंने बाबा को संभालना चाहा। धीरे धीरे हम हूडो वन में आगे बढ़े। मैंने अपने बाबा का गंभीर चेहरा देखा। सिर के बाईं ओर माथे, कान और जबड़े की मांसपेशियां ढीली हो गई थी और मसूड़े उभरे हुए थे और काफी खून बह रहा था। तभी उस स्थिति में बाबा ने अपनी बंदूक मुझे दी और अविश्वसनीय साहस दिखाते हुए चिल्लाकर मुझे आदेश दिया कि बंदूक पकड़ो और एक हाथ से गोली मारो। आदेश अनुसार बंदूक थामे और दूसरा हाथ पिता की छाती पर रखकर कम से कम 150 फीट दूर आगे की ओर मैंने देखा तो मुझे केवल
कुछ पत्तियां ही हिलती हुई नजर आईं। मैंने अपने चाचा की ओर देखा तो पाया कि वह भी डरावने चेहरे के साथ एक हाथ में बंदूक लिए निशाना साध रहे थे। मेरे चाचा का दूसरा हाथ उनकी कोहनी के ऊपर से नीचे लटक रहा था और उसमें से बहुत सारा खून बह रहा था। मैं अपने बाबा और चाचा को बड़ी मुश्किल से जंगल के रास्ते गोलखली गांव वापस ले आया। गांव वालों से जहां तक बन पड़ा उससे बढ़कर उन्होंने हमारी मदद की। सुंदरबन के दो प्रसिद्ध शिकारी भाइयों के जीवन में अब एक ऐसा पल आया था जब दोनों भाई एक ही बाघ के हमले से लहूलुहान हो गए थे। 3 महीने के लंबे इलाज के बाद मेरे बाबा मेहर गाजी ठीक हो गए। चाचा को उस दिन श्यामनगर थाने के सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर उनका एक हाथ काट दिया था जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। हमने अपने बाबा का इलाज घर पर ही किया था। वह 3 महीनों में ठीक हो गए थे, लेकिन घावों के सूखने और त्वचा के सिकुड़ने के कारण बाबा की अच्छी खासी शक्ल अब खराब हो चुकी थी। वे केवल नरम और तरल भोजन ही खा सकते थे। अगले कुछ दिनों तक बाघ ने मेरे बाबा को परेशान किया। वे अपनी नींद के बीच में ये सोचकर जाग जाते थे कि बाघ उन्हें मारने के लिए वापस लौट आया था। हमारा परिवार शिकारियों का है, इसलिए गोलखली के आदमखोर बाघ को मारने की हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई थी। बहादुर मेहर गाजी अपने भाई के साथ गोलखली बाघ द्वारा घायल हो गए थे। अब परिवार के सभी लोग बंदूकें लेकर उस धारीदार आतंक को नेस्तो नाबूद करने के लिए तैयार खड़े थे। 12 दिन मेरे छोटे दादा यानी मेरे बाबा के चाचा इस्माइल गाजी, जिन्हें मैं दादाजी ही बुलाया करता था, और मेरे 2 अन्य चाचा मेरे साथ गोलखली के लिए रवाना हुए। कोपोताखो नदी को पार कर उस गांव में जाकर दादा ने कुछ देर तक गांव वालों से बातचीत की, फिर बाघ की तलाश में आगे बढ़े। आदमखोर बाघ ने उन 12 दिनों में एक और आदमी और 2 गायों को खा लिया था। गांव का कोई भी सदस्य उस आदमी के शव या गाय के शव को निकालने में सक्षम नहीं रहा। हालांकि उन्होंने बंदूकों के साथ समूहों में प्रयास किया। उन लोगों में से एक आदमी ने एक दिन बाजार से लौटते समय दूर जंगल में एक बाघ की दहाड़ को सुना। वह वहां से तुरंत डर कर भाग गया और किसी तरह अपने घर पहुंचा। जहां तक पता लगाया जा सकता था, उससे पता चला कि बाघ अभी भी गोलखली गांव में ही मौजूद था। मेरे बाबा और चाचा पर हमला करने के बाद ग्रामीणों और शिकारियों में इतनी दहशत मच गई थी कि जंगल में बाघ की लोकेशन जानते हुए भी कोई उस बाघ को मारने के लिए वहां नहीं गया। किसी तरह हम गांव वालों को मनाने में कामयाब रहे और वे हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। वे खुद हमेशा के लिए बंद दरवाजों के पीछे नहीं रह सकते थे। वे भी अपनी आजीविका कमाना चाहते थे, लेकिन जब असली वक्त आता तो हर कोई अलग हो जाता था। वे लोग अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते थे और अपनी जान जाने के डर से रात को चुपचाप एक कोने में सोने की कोशिश करते थे। हम आदमखोर बाघ के शिकार पर निकले। सबसे आगे मेरे दादा के भाई इस्माइल गाजी थे। उनके पीछे मेरे दोनों चाचा थे। उन तीनों के हाथों में बंदूक थी और उन सब के ठीक पीछे मैं निहत्था आ रहा था। जहां बाघ ने पिता और चाचा पर हमला किया था, वहां दादाजी सावधानी से आगे बढ़े और 2 केवड़े के पेड़ों के नीचे चले गए। हम सभी को वहां बाघ के कई पगमार्क्स दिखने को मिले। पैरों के निशान देखने के बाद मैं ये अनुमान लगा सका कि वे कितना सोया था और इस दौरान कितनी बार हिला डुला था। मेरे शिकारी दादा के भाई हाथ में बंदूक उठाए हुए एक एक करके अपने अंत की ओर आगे बढ़ रहे थे और हम उनके पीछे थे। मैं दक्षिण दिशा में ज्यादा दूर नहीं गया था। अचानक दादाजी के दाहिने ओर कुछ पेड़ हिले। मेरे दादा के भाई अपनी बंदूक से गोली चलाने ही वाले थे कि बाघ ने भयानक धाड़ के साथ उनकी गर्दन पर छलांग लगा दी। मात्र 4 हाथ पीछे मेरे दोनों चाचा भी कुछ नहीं कर सके। दादा को मारने के बाद बाघ वहां से गायब हो गया था। मैंने आगे दौड़कर देखा तो एक झाड़ियों के ढेर में दादाजी की लाश पड़ी थी। सिर का एक हिस्सा काटने के दबाव से चपटा हो गया था और खून पानी की तरह बह रहा था। गर्दन और सिर पर काटने से
अब एक प्रसिद्ध शिकारी की मौत हो गई थी, जिसने कम से कम 20 बाघों को ढेर किया था। दादाजी का शव लेकर और गोलखली के लोगों को अब और भी विकट स्थिति में छोड़कर हमें अपने गांव लौटना पड़ा। कमजोर और अभी भी बिस्तर पर पड़े मेरे बाबा हमें अपने सामने खड़ा देखकर एक घायल योद्धा की तरह छटपटाने लगे, और अगले ही पल उन्होंने इस्माइल गाजी के टूटे हुए सिर को अपनी छाती से चिपका लिया और एक बच्चे की तरह रोने लगे। ये खबर कि बाघ ने इस्माइल गाजी को मौत के घाट उतार दिया था अब गोलखली और आसपास के गांवों में आग की तरह फैल चुकी थी। अब हालात और भी बदतर हो चुके थे। किसी भी इंसान में बाघ को मारने की शक्ति नहीं थी। गांव की अनेक लड़कियां इस बात को मानने लगी थी कि यह बाघ नहीं था, बल्कि बाघ के रूप में एक नरभक्षी भूत था जो किसी बंदूक की गोलियों से मारा नहीं जा सकता था। लेकिन कोई क्या सोचता था, इससे हमारी सोच पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हम जानते थे कि जंगल के गहरे आवरण और छिपने का खुला मौका मिलने के कारण बाघ इतने लंबे समय से लगातार लोगों को मार रहा था। हम जानते थे कि एक दिन कोई शिकारी उसे मार गिराएगा, पर सवाल था कि कब और कौन उसे हराएगा। इस्माइल दादाजी की मृत्यु को 16 दिन बीत गए थे और गोलखली गांव के एक और व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। ये समाचार हमें जंगल में मिला था जब हम दोबारा वापस गए। तब तक मेरे बाबा ठीक हो चुके थे और अब वो जंगल में वापस जाना चाहते थे। अचानक एक दिन दोपहर के समय मेरे बाबा को एक फोन आया। उन्होंने मेरी माँ को बंदूकें निकालने का इशारा किया। जैसे ही बाबा ने बंदूकों का ढेर निकाला, माँ उनसे नाराज हो पड़ी। मैं बाहर को जा ही रहा था कि उन्होंने कहा, रुको। बाबा ने मेरे दोनों हाथों में बंदूक रखते हुए मुझसे कहा, जाओ, इस बाघ को तुम्हारे अलावा और कोई नहीं मार सकता। सुंदरबन में अब तक के सबसे महान बाघ शिकारी मेरे बाबा मेहर गाजी ने मुझे मेरे जीवन के उपकरण और अपनी दिल की प्रार्थनाएं दी। जब मैं अपने छोटे भाई के साथ गोलखली के लिए घर से निकला तो सुबह हो चुकी थी। मैं उस समय 18 या 19 साल का था। मैं अपने पिता और चाचा के साथ पहले ही 4 बाघों को मार चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी आदमखोर नहीं था। सब साधारण बाघ थे। मैं 2 बार अपने बाबा और दादा के साथ सींग वाले गोफर मानुष खेकों का शिकार करने गया था, और हर बार मैंने एक भयानक अनुभव महसूस किया था। और इस बार अपने जिद्दी पिता के आदेश पर मैं गोलखली की परेशानियों का सामना करने जा रहा था। मैं 4 बजे गोलखली पहुंच गया था और मुझे खबर मिली कि कल रात एक औरत की गाय के बछड़े को बाघ उठा के ले गया था। गौशाला का दरवाज़ा खुला था और बाघ चुपचाप घुस गया होगा। रात में घर के लोगों को ना तो बाघ की दहाड़ सुनाई दी और ना ही बछड़े के चिल्लाने की कोई आवाज़ आई। और सुबह लोग मवेशियों के पास चले गए, जहां उन्होंने बाघ के पंजे और खून के निशानों को देखा। उस दिन गोलखली में एक वन अधिकारी और 2 अन्य शिकारी मौजूद थे। थीरा गोलखली गांव के एक अन्य बंदूकधारी के साथ जंगल के अंदर गई और वहां उसे बछड़ा आधा खाया हुआ मिला। खैर, इस बार अगले दिन हमने बछड़े पर बैठने का फैसला किया। हम कुल मिलाकर 5 शिकारी थे। मैं खुद को शिकारी नहीं कहूँगा, क्योंकि उस समय मुझे अभी भी अपने शिकार कौशल को साबित करना था। बाघ शिकार के आसपास ही था और अपना भोजन समाप्त करने के लिए अवश्य आता। जहाँ बछड़े को खाया गया था वहाँ की झाड़ियाँ पतली थी। अन्य शिकारी, कुछ अकेले, कुछ एक साथी के साथ, अपनी सुविधा अनुसार पेड़ों पर बैठे थे। उनमें से एक वन विभाग का प्रमुख था, जो डिप्टी रेंजर के दफ्तर में काम करता था। मैं बछड़े से लगभग 15 हाथ दूर एक पेड़ पर बैठा था। मेरा छोटा भाई निर्देश अनुसार अपनी जगह पर बैठ गया था और उसने अपनी कमर को पेड़ की शाखा से बांध लिया था। और जिस स्थान पर मैं बैठा था वो भूमि से लगभग 9 हाथ ऊपर थी। पेड़ की शाखाएं अच्छी खासी निकली हुई थी और शाखाओं से निकले फूलों के बीच मैं छिपा बैठा था। डेप्यूटी रेंजर के निर्देश पर हम सभी शिकारी पेड़ पर बैठ गए थे और सभी ग्रामीण चिल्लाते हुए अपने घर को वापस चले गए थे। उस पेड़ पर मेरे साथ कोई अन्य शिकारी नहीं मौजूद था। आधा खाया हुआ बछड़ा
मेरे पेड़ के पीछे यानी उत्तर की ओर पड़ा था। सभी शिकारियों को एक दूसरे की लोकेशन का पता था। सभी ने इस आशा से पेड़ की शाखाओं को हटाया कि शायद बाघ दक्षिण की ओर से आएगा, और अगर वह उस रात आता तो कम से कम पांचों में से किसी के हाथों तो मारा जाता। देखते ही देखते गोलखली गांव और जंगल में अंधेरा छा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गांव में एक भी दीपक नहीं जल रहा था। लगभग 1 घंटा अंधेरा और सन्नाटे से गुजरने के बाद शाम के आकाश में हमें गड़गड़ाहट सुनाई दी और हवा चलने लगी। हम सब एकदम खामोश हो गए। वो अब आ रहा था। लगभग 40 मिनट के बाद हवा धीरे धीरे बंद हो गई। फिर मुझे पत्तों के हिलने की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगी थी। रात 9 बजे मैंने एक हिरण की अलार्म कॉल को सुना, लेकिन उसके बाद जंगल में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था। मैं 2 घंटे तक धैर्यपूर्वक बाघ के आने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन फिर मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मुझे लगा कि बाघ अपना शिकार खाने आज नहीं आएगा। तभी 12 बजे के करीब दक्षिण में एक छोटी सी नहर पर किसी की छलांग लगाने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैं समझ गया कि क्या हो रहा था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मैंने किसी के कदमों की आहट सुनी। कोई शिकार के पास आ रहा था। बाघ आखिरकार आगे बढ़ रहा था। वह घनी झाड़ियों से बाहर आया और धीरे धीरे अपने शिकार के पास जाने लगा। वह रुकता, बैठता, फिर उठता और अपने चेहरे को दाएं से बाएं घुमाता और फिर बछड़े के बिल्कुल निकट आके वह दहाड़ा। ये बाघ बहुत बुद्धिमान था। मुझे लगता है कि उसने दूसरे शिकारियों में से किसी की आवाज़ सुन ली थी। बहुत चतुराई से उसने वापस वहीं जाने का फैसला किया जहां से वह आया था, लेकिन मैं इस पल को जाने नहीं दे सकता था। एक पल की भी देरी किए बिना मैंने ट्रिगर को खींच दिया। एक तेज गुर्राहट के साथ बाघ तेजी से उछला और पलक झपकते ही एक झाड़ी के पीछे गायब हो गया। अगले आधे मिनट तक मैंने केवल बाघ की गुर्राहट और धरती को पैरों तले रोनते हुए उसकी आवाज़ सुनी, और फिर अचानक, जैसे कि कोई शिकारी कभी नहीं करेगा, मैंने उस दिशा में दूसरी गोली चला दी जहां से वो आवाज़ें आ रही थी। हम सभी अगले 6 घंटों तक पेड़ पर बैठे रहे। सुबह हुई और आकाश साफ हो गया। दूर से कुछ पक्षी एक साथ आवाज करने लगे। मैं, मेरा भाई या शिकारियों में से कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता था कि बाघ मर गया था या नहीं। जब सूर्योदय पूरी तरह से हुआ तो चारों शिकारी पेड़ से नीचे उतरे। मैं भी उतर गया। हम साथ मिलकर बाघ की तलाश में आगे बढ़े। मेरी बंदूक में अधिक गोलियां थी। जब मैंने मक्खियों की आवाज़ सुनी तो मुझे पता चल गया कि गोली उसे लग गई थी, और थोड़ी देर बाद बाघ को खुले में खींचने के बाद मैंने देखा कि मेरी दूसरी गोली बाघ के पंजे में लगी थी। बाघ को वहां नापा गया। उसकी लंबाई 10.5 फीट नापी गई। मुझे बाघ की छाती पर गोली चलाने का मौका मिला था, और जब उसे गोली लगी थी तो जो आवाज़ हमने सुनी थी वह उसके दर्द में चिल्लाने की आवाज़ थी। आधे घंटे के भीतर गोलखली गांव के सभी लोग हुडोबन की ओर चिल्लाते हुए दौड़ पड़े। अपना क्रोध व्यक्त करते हुए और हमारी जय जयकार करते हुए उन्होंने बाघ के चारों पैर बांध दिए और उसे गोलखली गांव ले आए। भयानक हिंसक बाघ, जिसने लंबे समय से गोलखली के परिवारों को आतंक और डर का शिकार बनाया था, वो अब खत्म हो चुका था। शिकारी भाइयों और गोलखली ग्रामवासियों से विदा लेकर मैं बाघ की खाल को कापोतखा नदी पार कर 2.5 मील दूर अपने गांव ले आया। घर पर हम सभी ने अपने आंगन में गोलखली के बाघ की खाल को बिछाया। ये बाघ बूढ़ा था। उसके कुछ दांत गायब थे। मेरे बाबा की गोली बाघ के पेट के नीचे के हिस्से में घुस गई थी और उसका घाव सड़ चुका था।
जिस पर मक्खियां बिन बिना रही थीं। ये मेरी पहली आदमखोर बाघ के शिकार की कहानी है। इस बाघ की खाल को वन विभाग में जमा करने के बाद मुझे 300 रुपए का इनाम मिला था। मैंने इनाम अपने बाबा को सौंप दिया, जो अभी भी बिस्तर पर थे और धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। तो इस तरह पचब्दी गाजी ने गोलखली के धारीधार आतंक का खात्मा किया। तो दोस्तों, मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और जल्द ही हाजिर हूंगा आपके सामने एक और आदमखोर बाघ की कहानी को लेकर। तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। चलता हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वापस आने के लिए। गुड नाइट गाइज, आई विल सी यू सून।